अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, ये लैब जो है ये बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म पे है। लास्ट लैब में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली जो कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन में सिग्नल होते हैं उनको अगर आपने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो काउंटर पार्ट है वो होगा जी ट्रांसफॉर्म, जिसमें आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है अगर आपके पास, तो अगर आपने उसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप जी ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। अब जी ट्रांसफॉर्म के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो आप उसका जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास उसका जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स ऑफ जी दैट विल बी इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी रेज़ पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये जी ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। इसी तरह आप इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास जो है वो वापस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिकवर हो जाएगा। तो ये समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी रेज़ पावर माइनस एन जो है ये जी ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये जो जी है इसमें ये है कम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो कम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखे तो हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू आर इज पार जे ओमेगा। ठीक है, तो आर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है और ओमेगा जो है इसका फेज है। तो इसको अगर हम अगर पोलर प्लॉट ड्रा करें तो हमारे पास इस तरह का कोई प्लॉट बनेगा, ये जिसमें ये 0, 90, 180 ये इसके जो है वो ये 270 होना था, यहाँ पे 360 लिखा हुआ है, तो ये 270 और यहाँ पे 360। तो इसमें देखें कि ये जो एक सर्कल है, लेट्स सपोज हमारे पास r इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल है, मैंने ये यूनिट सर्कल लेट्स सपोज मैं कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने लिखा r ही है कि r जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा इस सर्कल का और ओमेगा जो है इसका ये एंगल होगा अगर हम इस सर्कल के ऊपर मूव करें तो ये बेसिकली इस कम्प्लेक्स वेरिएबल को जो है वो पोलर प्लॉट है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन 0.8 रेज़ पावर एन यू ऑफ एन। तो इसका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म लें तो मैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पहले लास्ट स्लाइड में मैंने शो करवाया है, ठीक है, ये जो था इसको मैं यूज़ करूँगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी रेज़ पावर माइनस एन। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा वो होगा एन इज इक्वल टू माइनस 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यू ऑफ एन है तो हम बजाय माइनस इन्फिनिटी हम 0 से इन्फिनिटी 0.8 होल पावर एन जी रेज़ पावर माइनस एन। तो ये जी रेज़ पावर माइनस एन जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 0.8 जी रेज़ पावर माइनस 1 होल पावर एन। उसके बाद इसको मैं एक्सपेंड करूँगा। अब मैं अगर n इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1, 0.8 जी रेज़ पावर माइनस 1 रेज़ पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ भी हो उसकी पावर अगर आप 0 लें तो वो आपके पास 1 आएगा। इस तरह जो n इज इक्वल टू 1 होगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 जी रेज़ पावर माइनस 1। इस तरह n इज इक्वल टू 2 होगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 जी रेज़ पावर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये इसी तरह जो है वो आपने इन सारी इनफाइनाइट टर्म्स का जो है आपने सम करना है। अब आप देखें तो ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो उसमें क्या होता है कि जो दो कंसेक्टिव टर्म्स है ना, लेट्स सपोज ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास बचेगा 0.8 जी इनवर्स। तो इसी तरह आप अगर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास बचेगा 0.8 जी इनवर्स। इसी तरह आप फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म के डिवाइड करेंगे तो इसी तरह फिर बचेगा 0.8 जी इनवर्स। तो ये जो कॉमन रेशो है, मतलब इन दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है, इस तरह ये इससे नेक्स्ट जो दो कंसेक्टिव टर्म्स होंगी इनकी जो रेशो होगी वो कॉमन रेशो जो होगी वो सेम होगी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो है वो आपने अगर उसको देखना हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये उसकी जो है वो समझ लें कि पहचान है कि आपने किस तरह इसको पहचानना है। ठीक है, तो अब कॉमन रेशो जो है वो सेम है, वो है 0.8 जी इनवर्स। चूँकि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका हमने सम करना है। तो इसका जो सम होगा
उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा एस इनफाइनाइट टर्म, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे होता है माइनस है, प्लस लिखा गया तो ये बेसिकली माइनस है, 1 माइनस कॉमन रेशो। अब इस पे जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ये है कि कॉमन रेशो का मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि कॉमन रेशो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी लेस देन 1। तो जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था ये, इसका अगर हम समेशन करें उसी फॉर्मूले से तो हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं उसी फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे पास जो जी ट्रांसफॉर्म आएगा वो कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट टर्म क्या थी 1 ओवर, ये प्लस नहीं माइनस है, तो 1 ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो थी हमारे पास 0.8 जी इनवर्स, और उसकी जो कंडीशन है वो 0.8 जी इनवर्स का मैग्नीट्यूड लेस देन 1। ये जी इनवर्स को मैं 0.8 ओवर जी, इसका मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1, और ये मैग्नीट्यूड कब लेस देन 1 होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो है वो 0.8 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी शुड बी ग्रेटर देन 0.8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी बेसिकली क्या है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो है वो बेसिकली आर है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.8। तो ये होता है बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो लेट्स सपोज मैं इसको पोलर प्लॉट जो बनाता हूँ तो उसमें आप देखें कि ये 0.8 मेरा जो है वो रेडियस हो गया सर्कल का। ठीक है, और ये इसका एंगल हो गया ओमेगा जो था। तो जो कंडीशन है वो क्या है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ग्रेटर देन 0.8, तो आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0.8, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा 0.8 से ग्रेटर। तो ये यहाँ पे 0.8 है, इससे बाहर जो है वो सारा एरिया जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर तो जी ट्रांसफॉर्म इस एरिया में एग्जिस्ट करेगा तो ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज करेगा, एल्स इस सर्कल के अंदर जो है वो जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको मैटलैब पे जी ट्रांसफॉर्म की कुछ जो है वो एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने एक जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है -3, 5, 6, 7 और 8, और n की जो रेंज है वो है -2 से 2। तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ये मैंने जो n की रेंज है वो डिफाइन की। उसके बाद मैंने ये जो एक्सप्रेशन था वो मैंने यहाँ पे सम का एक्सप्रेशन जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो सम ले लेंगे इस पूरी रेंज के ऊपर इस फंक्शन का, तो हमारे पास जो है वो इस f फंक्शन का जो है वो फोरियर जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास ये जो है इस फंक्शन का जो है वो जी ट्रांसफॉर्म है। अब ये तो था, आप अगर जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहाँ पे जो है वो सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपने जो है वो लिख दी है। लेकिन मैटलैब में जो है इसकी बिल्ट इन कमांड्स भी हैं। जैसे अगर आपने डायरेक्टली जी ट्रांसफॉर्म लेना है तो आप डायरेक्ट जो है वो कमांड डालें और उसमें आप फंक्शन को है वो पास करें। तो जो आपका गिवन सिग्नल है, जो आपको जो गिवन सिग्नल होगा आप उस फंक्शन उस बिल्ट इन कमांड में वो फंक्शन जो है वो पास करेंगे जो सिग्नल है, और आपके पास जो है वो उसका ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेट्स सपोज देखें आप, हमारे पास जो है लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिग्नल है x इज इक्वल टू cos 2πn। cos 2πn हमारे पास एक सिग्नल है। ठीक है, इसका हमने जी ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हम एक जी ट्रांस की कमांड है
ये यूनिलेटरल जी ट्रांसफॉर्म के लिए जो कॉजल सिग्नल होंगे उनके लिए। तो जी ट्रांस की कमांड से हम डायरेक्टली जो है इसका जी ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो इसको हम ये x पास करेंगे जो हमारा सिग्नल है, x इज इक्वल टू cos 2πn, और ये z जो है क्योंकि हमने जी ट्रांसफॉर्म जी डोमेन में जाना है तो यहाँ पे हम z लिख देंगे। ठीक है, तो ये जी ट्रांस जो है ये जी ट्रांसफॉर्म के लिए, और इसी तरह आई जी ट्रांस की जो कमांड है वो है इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म भी लेके देख लें। तो ये y जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है ये 1 आ रहा है, तो क्योंकि ये कॉज है तो अगर n इज इक्वल टू 0, लेट्स सपोज n इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो cos 2π जो है वो cos 2π ये जो cos 2π, अब जब n इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos 2π, तो cos 2π इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा cos 4π दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इसी तरह ये cos 2π जो है वो बेसिकली इक्वल टू 1 होता है, तो ये है बेसिकली cos 2π ही, लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर मैटलैब में जो आंसर आ रहा है वो इस तरह 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो है बेसिकली ये सेम सिग्नल ही जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था। तो इन्वर्स जी ट्रांस की जो कमांड है वो हमारे पास जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है उसके लिए यूज़ होती है। तो बजाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के हम डायरेक्ट जो है अगर वो कमांड यूज़ करें तो उससे भी हम जो है वो जी ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का जो है वो मैटलैब में जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें x ऑफ z जो है वो हमें रैशनल फॉर्म में गिवन है। अब रैशनल फॉर्म में गिवन हो तो मैंने आपको बताया था कि हमें इसको अगर हम इसको मतलब थ्योरी में अगर स्टडी कर रहे हो तो हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम वो जो जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं उसकी मदद से हम इसका जी ट्रांसफॉर्म जो है वो इसका वापस जो है उस जो जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं इस पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम वो जो जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं उससे हम वापस टाइम डोमेन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या जो डिस्क्रीट डोमेन है उसमें। तो अभी ये क्वेश्चन एग्जांपल देखें तो इसमें क्या करना है कि आपके पास जो जी ट्रांसफॉर्म गिवन है वो है 2z + 3 ओवर z स्क्वायर प्लस 5z + 6। तो आपने क्या करना है, इसका हमने इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इसी तरह रैशनल फॉर्म में भी और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो सबसे पहले हम इसका जो जी ट्रांसफॉर्म है वो रैशनल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह जिस तरह ये गिवन है। तो ये देखें, ये मैंने x को उसी तरह डिफाइन कर दिया 2z + 3 ओवर z स्क्वायर प्लस 5z + 6। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेम रैशनल फॉर्म में यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया और उसके बाद मैंने इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लिया। फिर इसका जो वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से सॉल्व करना है तो उसके जो हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं, या जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के जो वो वेरिएबल्स हैं, जो जनरल फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन की वो ये होती है इसकी, ये c1 c2 cn ओवर z माइनस लेमडा 1 z माइनस लेमडा 2 z माइनस लेमडा n। तो ये जो आर पी के है बेसिकली ये ऊपर वाले r है और ये p है, ये वेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे मैटलैब में डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे, जितने भी रूट्स होंगे उतने हमारे पास ये c1 c2 और लेमडा 1 और लेमडा 2 आएंगे। तो ये आर पी और ये जो k है ये बेसिकली अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो तब हमारे पास k जो है उसकी वैल्यू आती है।
तो आर और पी हमारे पास जब आ जाएंगे, हम इसको इस जनरल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। फिर हम उसका जब जी ट्रांसफॉर्म इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से हमारे पास इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म आता है, और जो हमने उस रैशनल फॉर्म को हमने जो जी ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लिया है, तो उनका आंसर जो है वो सेम होगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये वो जो रेजिड्यू की कमांड मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, तो उससे मैं ये आर पी और के फाइंड करूँगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसी का मैंने न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं यहाँ पे। अब ये जो नीचे एक्सप्रेशन देखें, ये मैंने तब लिखा है जब मैंने इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ से आर और पी फाइंड कर लिए थे। उसके बाद जो मैंने इक्वेशन बनाई है वो ये बनती है 3/z+3 -1/z+2। मतलब मेरे पास जो r आया है वो है 3 और -1, और जो मेरे पास p आया है वो है 3 और 2। मतलब इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमारे पास जो λ1 और λ2 आए हैं वो है 3 और 2, और c1 और c2 आए हैं 3 और -1। ये दो रूट्स हैं क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल तो था, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल वो सेकंड ऑर्डर का था, तो इसलिए हमारे दो ही रूट्स बनेंगे। तो दो ही रूट्स हैं तो दो ही ऊपर कोफिशिएंट्स होंगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन जो कि जब हम जी ट्रांसफॉर्म लेंगे, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म सॉरी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम होगा जो हमने डायरेक्ट रैशनल फॉर्म का लिया था। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब हम टाइम डोमेन में होते हैं, तो जब हम थ्योरी में कर रहे होते हैं, तो हमने जब इसको इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेना होता है उस वक्त हम जो वो जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं, तो जब हमने वो अप्लाई करने होते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सपेंड करके इजीली वो जो जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं वो अप्लाई करके जो है वो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैटलैब में तो आई जी ट्रांस की कमांड है, आप चाहे तो डायरेक्ट रैशनल फॉर्म में इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लें, चाहे तो आप ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लें, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अब ये मैंने दोनों फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब मैं इसको रन करके आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे इन दोनों का जो आंसर है वो ये आर पी के निकल रहे हैं। आर निकला था हमारे पास 3 और -1, पी -3 -2। जब मैंने इसको इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई थी वो ये वाली बन गई थी। फिर इसका मैंने जी ट्रांसफॉर्म ले लिया। जो आर और पी के हैं ये रेजिड्यू की कमांड से निकल रहे हैं। तो ये इसको जब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो ये आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली ये जो फंक्शन है ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन जो लिखा हुआ है, ये फंक्शन क्या होता है कि जब n की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो मतलब 0 पे ये जो फंक्शन है ये 1 देगा, बाकी हर जगह पे ये फंक्शन 0 है। ठीक है, तो ये क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन ये है कि जब n = 0 होगा तो ये 1 होगा, एल्सवेयर ये 0 होगा। बाकी ये -2^n/2 -3 तो ये जो है ये x(n) जो है हमारे पास इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेके आ रहा है। तो दोनों केसेस में सेम है। तो ये जो एग्जांपल हमें गिवन थी ये मैंने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल गिवन है जिसमें कन्वोल्यूशन करनी है। तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी, वैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी सारी बताई हैं, लैप्लास की भी बताई थी, इसकी भी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
कि अगर टाइम डोमेन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कन्वॉल्व कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसकी जो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि अगर टाइम डोमेन में आप कन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आप उसका जी ट्रांसफॉर्म ले लें, मतलब आप टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई कर दे तो वो सेम है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने x1 ऑफ एन आपके पास एक सिग्नल है और x2 ऑफ एन आपके पास दूसरा सिग्नल, आपने इनको कन्वॉल्व किया, ठीक है, और x1 ऑफ एन का जो जी ट्रांसफॉर्म है वो ये x1 ऑफ z है, और इस तरह x2 ऑफ एन का जो जी ट्रांसफॉर्म है वो x2 ऑफ z है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो कन्वोल्यूशन का सिग्नल आपके पास आएगा, आप उसका जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा x1 ऑफ z मल्टीप्लाइड विद x2 ऑफ z। मतलब आप जी ट्रांसफॉर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या टाइम डोमेन सिग्नल्स को आपस में कन्वॉल्व करके उसका जी ट्रांसफॉर्म लेंगे, ले लें, वो सेम आएंगे। या आप इसको अगर हम दोनों तरफ जो है वो, जैसे इसने इसको इक्वेशन को ज़रा रीराइट किया हुआ है, दोनों तरफ इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लिया है, तो इस तरफ कन्वोल्यूशन बच जाएगी, दूसरी तरफ इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ z x2 ऑफ z। जिस तरह हम इस टाइम डोमेन में जी ट्रांसफॉर्म लेके इसको इक्वेट कर रहे थे, इसी तरह अब हम जी ट्रांसफॉर्म को वापस टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे और दूसरी तरह हम सिर्फ कन्वॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आप दोनों तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक सिग्नल लिया है x1 0.9 रेज़ पावर n, इस तरह 0.8 रेज़ पावर n मेरे पास दूसरा सिग्नल है, इसको मैंने कन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, और n की वैल्यू मैंने 0 to 50 ली थी। तो कन्वॉल्व करने के बाद अगर आपने इसको प्लॉट करना है तो हमें जो इसका टाइम डोमेन का जो रेंज है वो हमें ट्वाइस रखनी पड़ती है। तो मैंने ये ट्वाइस टाइम डोमेन की रेंज ले ली और इसको मैंने प्लॉट कर दिया। अब अगर टाइम डोमेन में मैंने कन्वॉल्व किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं दोनों जी ट्रांसफॉर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा और उनका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लूँगा, तो मेरे पास जो सिग्नल आएगा वो सेम होगा। तो मैंने ये दोनों को इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लिया और इसको मैंने इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेके दोनों का जी ट्रांसफॉर्म लिया, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका मैंने फिर इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लिया, फिर उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, प्लॉट किया है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास जो सिग्नल आते हैं वो दोनों सेम है, ये देखें। तो ये कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी, इस तरह आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं।